हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में हायर एजुकेशन भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर इन प्रश्नों के बीच में आपको 2020 के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2020 के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एग्जाम यहाँ पर 2022 में दे रहे हैं। आप मान सकते हैं कि 2021 का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2020 के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं थोड़े से कुछ चेंजेस के साथ। तो 2020 का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि इसके बीच में जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो आप कंप्लीटली देख पाओ। इसके साथ ही साथ सभी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसके साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कह सकते कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा। किसी प्रश्न का आंसर नहीं भी आएगा तो मैं आंसर बताता हुआ चलूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पर्याप्त समय लेकर जो है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होगी और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठोगे तो टाइम मैनेज आप इजीली कर पाओगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो आप। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना सांविधिक निकाय के रूप में कब की गई थी, उसका यहाँ पर सन पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास अवश्य करें। वीडियो को पॉज करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय मिलेगा सोचने के लिए, ताकि आप सही आंसर बता पाए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। वैसे तो 1945 में ही इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं की गई थी। ये कब की गई थी, 1987 में। इसे आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, AICTE जो है, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं। अगर फुल फॉर्म पूछे तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म बन जाएगा आपका इंग्लिश में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है कौन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आपको याद रखना है। और 1945 में ही इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन संवैधानिक निकाय के रूप में आपका ये डेट आपको याद रखना है, 1987। ये दो डेट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे तो नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ इतना सारा डिटेल्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर अदरवाइज अगर क्वेश्चन हट के भी इससे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। वैसे इसके बारे में डिटेल बहुत सारा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं वो मैं बताता हुआ चलूँगा। सारे क्वेश्चन को तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी क्वेश्चन के लगेंगे मुझे वो मैं बताता हुआ आपको चलूँगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप IFS इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर जो है पेपर 1 की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अगस्त 2022 से जो है यहाँ पर ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप इनके साथ जुड़कर नेट या JRF क्लियर करते हैं तो यहाँ पर जो है
मनी बैक गारंटी भी आपको मिल रही है, यानी कि क्वालिफाई करने के बाद आपका 100% फीस जो है वापस हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषता यहाँ पर होनी चाहिए, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में यानी इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना। और ये भी क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बेसिकली आपको वीडियो को पॉज करके बड़ा इत्मीनान से समझते हुए और उसके बाद से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो जब आप पॉज कर लोगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय होगा और आप अच्छे तरीके से सही आंसर सोच पाओगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा, एक तो वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है, और उसके बाद से जो है दूसरा आपका हो जाएगा अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेते हैं, और तीसरा हो जाएगा समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है और समूह के सदस्यों को स्वीकार्य होता है, और इसके बाद से चौथा आपका सही हो जाएगा समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में नहीं डरते हैं। तो ये जो है उच्च अधिगम में किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की जो है विशेषता होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे बड़े बड़े जो डिग्री कार्य महाविद्यालय आपके होते हैं तो उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की जो विशेषता ये चारों होगा, और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से जो चारों ये मिल जाएगा जिस विकल्प में वो आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ये चारों दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन 2020 का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन से हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार यानी इन चारों में से ही आपको अपना सही आंसर बताना। ये भी क्वेश्चन 2020 का है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे टफेस्ट लेवल में क्वेश्चन बनाया जाता है तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स फॉर्म में या मैचिंग वाला या अभिकथन और तर्क वाला इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा एक पहला और एक दूसरा, शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय, विकास, निरीक्षण और पुनः निरीक्षण करना। ये जो है किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। केवल पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नामित विश्वविद्यालय बनने को आहंता या आहर्ता कह सकते हैं आप। आहर्ता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धि होनी जो है अनिवार्य होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि नामित विश्वविद्यालय अगर बनना है तो उसके लिए क्या आहर्ता प्राप्त होना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना। और ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके जो है यहाँ पर राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी और पुनरीक्षित अथवा SCOPUM यानी WOS जर्नल में जो है कम से कम 2 शोध प्रकाशन होना यहाँ पर आवश्यक है, तब जो है ये आहर्ता उसको मिल सकती है। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों जर्नल्स है और इन दोनों जर्नल्स में जो है 2 शोध प्रकाशन कम से कम होना चाहिए। और दोनों को मैं यहाँ पर शॉर्ट नेम लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताइएगा। देखिए इंग्लिश में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SCO और PUS, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसके साथ साथ ये जो W दिया यहाँ पर W दिया गया है W और OS, इसका फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका 2020 का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेष अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है।
जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। ये भी क्वेश्चन 2020 का है, तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा STRIDE। इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। STRIDE। अब इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि ये भी आपको याद हो जाए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर द ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको याद रखना है। अब इसका काम क्या है इसको आप समझ लेना है। देखिए इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की खोज करना, देश में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सहयोग प्रदान करना जो है यहाँ पर इसका काम है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भारत सरकार की निम्नलिखित यानी इन चारों विकल्पों में से किस योजना का उद्देश्य जो है नवोन्मेष अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना, सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि के महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। तो ये जो है आपका ये स्लाइड्स है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है। फुल फॉर्म क्या मैंने अभी बताया था, स्कीम फॉर द ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, इसका फुल फॉर्म है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है और ये भी क्वेश्चन 2020 का है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक एवं व्यापार। याद रखना है गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण इन सभी विकल्पों में से जो है वाणिज्यिक एवं व्यापार विभाग द्वारा किया जाना निहित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन सी बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं, उसके संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी इन चार में से ही आपको अपना सही आंसर बताना है और ये भी क्वेश्चन 2020 का है। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, एक तो हो जाएगा तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, फिर उसके बाद से चौथा आपका हो जाएगा सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना और एक पांचवा हो जाएगा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भारत में उच्च शिक्षा संबंधी नॉलेज कमीशन द्वारा इन सभी विकल्पों में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं। तो ये संस्तुति में सबसे पहले उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार करना है और सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना है और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना है। तो देखिए 3, 4, 5 है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें हर तरह का मैंने क्वेश्चन लिया है, बस एक मैचिंग वाला क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल नहीं किया, लेकिन बाकी सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अभिकथन ए में दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है। तर्क बोला जा रहा है कि अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं होता है। अब आपको अच्छे तरीके से दोनों को समझना है कि अभिकथन में क्या कहा गया है, तर्क में क्या कहा गया है, क्या दोनों सही हैं, क्या अभिकथन को जो है तर्क अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको समझना है और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना और ये भी क्वेश्चन 2020 का है। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर आप जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना जाता है, तो सही बात है कि हम लोग अगर अच्छी पढ़ाई के संदर्भ में अगर हायर एजुकेशन के तौर पे देखते हैं तो सबसे बेस्ट हम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनको मानते हैं। उसमें भी जो है आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, चाहे DU हो गया, चाहे अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये तो आपका स्टेट अभिकथन सही हो जाएगा। तर्क बताया गया कि अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद भी ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में
स्थान नहीं प्राप्त होता है। तो ये भी बात सही है आपकी, लेकिन तर्क आपका अभिकथन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आपको पता है कि भारत के अंदर जो भी सर्वश्रेष्ठ आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका हो गया, और भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये अपने देश के अंदर तो उच्च शिक्षण में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल की मानी जाती हैं। लेकिन जब विश्व की रैंकिंग होती है, यानी विश्व में जो विश्वविद्यालय हैं आपके, उसकी जब रैंकिंग होती है, तो उसमें भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय, उनका नाम बहुत नीचे आता है। अभी मैंने फेसबुक पे समथिंग जो है इसी तरीके का पोस्ट डाला था रैंकिंग का टॉप 10 का, तो उसमें तो मान लीजिए भारत का नाम नहीं, उसमें सभी यूरोपियन कंट्री के हो गया, अमेरिका के हो गया, इस तरीके से देशों में जो आपके विश्वविद्यालय उनके नाम है। अमेरिका के कई कई यूनिवर्सिटी के जो है उसमें नाम है, 3-3 यूनिवर्सिटी के जो है टॉप 10 में नाम है। तो आप सोच सकते हैं अपने आप में कि जब विश्व की रैंकिंग होती है तो हमारी स्थिति हर चीज़ में जो है बहुत नीचे चली आती है। तो ये सोचने वाली बात है। तो बेसिकली यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले ये लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैंने पेपर से लिया है। तो देखिए ये QS की रैंकिंग है, 2023 की है, मतलब अभी ये वर्तमान की रैंकिंग है। विश्व के शीर्ष टॉप 10 जो संस्थान है उनका है, ये यूनिवर्सिटी का कॉलम है। ये ओवरऑल रैंक दिया गया है यहाँ पर, उसके साथ साथ ये ओवरऑल स्कोर है इसका। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए ये पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज का है, ये अमेरिका का है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके का है यहाँ पर, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर यूएसए का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज अमेरिका में है, और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पासाडेना ये जो है अमेरिका का है, और इम्पीरियल कॉलेज लंदन यूके का है, और UCL जो है लंदन यूके का है। इसके साथ ही साथ नीचे 2 और यूनिवर्सिटी उसको भी आप देख लीजिए, ETH ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का है, और शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। तो इस टॉप 10 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका के जो है 1 और 2, इसके साथ साथ 3 हो गया, और मतलब कुल मिला के 4 एक हो गया। यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी है टॉप 10 में, विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। यूके का एक देख लीजिए, 2, इसके साथ साथ 3 और 4 मतलब कुल मिला के अमेरिका और जो यूनाइटेड किंगडम है आपका, उनकी 4 यूनिवर्सिटी जो हैं टॉप 10 में आती हैं। आप सोच सकते हैं तो इसमें हमारे देश की यूनिवर्सिटियों का नाम क्यों नहीं आता, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या कमी है? जैसे अपने देश में तो बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन जब भी रैंकिंग की बात आती है उनकी रैंकिंग में जगह बहुत कम ही बन पाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी डिटेल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय में एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी, ये आपको इन सभी विकल्पों में से देखकर बताना है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना। ये भी 2020 का क्वेश्चन है, मैं नीचे मेंशन नहीं कर पाया हूँ, ये आपको याद रखना है। वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर बताएं। देखिए यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तीसरा और यहाँ पर चौथा, एक वर्णनात्मक पद्धति और एक निर्जातीय पद्धति। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियां उपयुक्त होगी, एक तो वर्णनात्मक पद्धति और एक निर्जातीय पद्धति। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि वर्णनात्मक पद्धति और निर्जातीय पद्धति के जो शोध है उसके बारे में आप एक एक लाइन या 2-2 लाइन जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ये किस प्रकार का शोध है और ये वर्णनात्मक पद्धति किस प्रकार का शोध है। मैंने इसके बारे में बता रखा है जब रिसर्च वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो। और इसके बाद से यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किस स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। इसको ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है, और ये क्वेश्चन 2019 का एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो इसका राइट आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिंक को। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु जो है किस स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। तो लिंग मतलब फीमेल और एंड मेल, इस तरीके से आप समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर ये जो है आपका ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मैंने प्रयास किया कि लगभग सभी क्वेश्चन के कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताए जाएं। अगर किसी क्वेश्चन का मैंने नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ क्वेश्चन के मैं डिटेल्स जो मुझे पता होंगे उसको मैं बताता हुआ चलूंगा, और भी क्वेश्चन के जो डिटेल्स आपको नहीं समझ में आए होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारा ये एफर्ट और प्रयास आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम जितना एफर्ट करते हैं उस हिसाब से फीडबैक बहुत कम मिलता है। आप देखते हैं, आपको क्या बताना, आप तो सारा वीडियो देखते ही हैं तो आपको पता ही होगा किस तरीके का, मतलब अगर कोई अच्छी चीज़ अगर किसी को प्रोवाइड कर रहा है, कोई किसी के लिए अच्छा काम कर रहा है तो खास तौर से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स बेहतर नहीं मिल पाता है। लेकिन उम्मीद है कि आप सभी इसके बारे में सोचेंगे और कंटिन्यूअस देखिए किसी का भी मोटिवेशन बना रहेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा, अगर जहां आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर से आपको मोटिवेशन के लिए किसी मोटिवेटर की कोट सुनने पड़ता है या कोई विचार आपने सुन लिया। तो बेसिकली हमारे लिए जो फीडबैक है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फीडबैक अच्छा देते हैं तो हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। कुछ कमियां रहती हैं उसके बारे में आप निसंकोच बताइए मुझे कि ये दिक्कत है, तो मैं उसमें सुधार करूंगा ताकि कंटेंट में जो है इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब कोई परफेक्ट होता है, कभी कभी मेरी तबीयत और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तभी मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन फीडबैक जो है बढ़िया नहीं होता है। आप देखिए कोई ऐसा करेगा आपको दिन भर जो है अपडेट न्यूज़ का, यूजीसी नेट का एग्जाम कब होगा, एडमिट कब आएगा, दिन भर इस तरीके कंटेंट बहुत लोग देखेंगे लेकिन उसका कोई मायने नहीं रहता। पता है कि सब कुछ अपने टाइम से होना, जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दे दूंगा, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि दिन भर एडमिट कार्ड कब आएगा, आएगा भाई मैं बता दूंगा, सबको बता दूंगा। कमेंट करते हैं छात्र मुझे भी कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं उसको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि अभी 10 दिन 15 दिन एग्जाम को है, अगस्त में एग्जाम आपका होना है और पहले ही एडमिट कार्ड आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, ऐसे करने से कुछ फायदा तो मिलेगा नहीं। इस तरीके की आपको वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएगी। मेरा उद्देश्य वही होता है कि आपका समय कीमती है, आपको वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे आपको हेल्प हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको परोसा जाए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। और इसके साथ ही साथ आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में भी सजेशन लेता हूं कि कमेंट में आप लिखकर मुझे बताइए कि सर इस टॉपिक में ये पॉइंट मुझे चाहिए, इस टॉपिक को एक बार और मतलब ये महत्वपूर्ण है, ये क्लियर करा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में अगर किसी यूनिट का कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से उस कंटेंट को बहुत आसान भाषा में जो है तैयार करके आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट करने का प्रयास जरूर करें, और वीडियो लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, क्योंकि हम तो निःशुल्क आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल जाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का ये बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको इससे फायदा मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।